हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा आज का चैप्टर है ना, ये फिल्मी जगत से जुड़ा है, यानी सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ है। तो जो कवि और गीतकार शैलेंद्र हैं, उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी, जिसका नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक है, इस कहानी को लेकर के एक मूवी बनाई। तो उस मूवी को शुरू करने से लेकर प्रदर्शित करने तक उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें क्या क्या परेशानियां आई, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो ठीक से समझो, जो कहानी है, मेन कहानी है कौन सी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, वो किसने लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु ने, ठीक है। और उस कहानी को लेकर जो मूवी बना रखी है, वो किसने बनाई है, शैलेंद्र ने, और उस मूवी का नाम है तीसरी कसम, ठीक है। और वो किसने बनाई है, शैलेंद्र ने बनाई है। और उस मूवी को बनाने के पीछे जितनी भी मेहनत लगी, जो कुछ भी उन्होंने कठिनाइयों का सामना करा, वो सब कुछ हमारे सामने कौन लेकर आया है, प्रहलाद अग्रवाल। यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं, उनका नाम है प्रहलाद अग्रवाल। और ये चैप्टर जिस मूवी पर बेस्ड है, वो मूवी बनाई है शैलेंद्र ने। और वो मूवी जिस कहानी पर बेस्ड है, वो कहानी लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि शिल्पकार का मतलब क्या होता है। तीसरी कसम मैंने बताया ना, मूवी का नाम है। और शैलेंद्र कौन है, जिन्होंने वो मूवी बनाई है। और शिल्पकार का मतलब होता है रचनाकार, यानी डिजाइन बनाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे बोलते हैं शिल्पकार, ठीक है। तो इस मूवी को किसने बनाया है, शैलेंद्र ने बनाया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ठीक है। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। तो बच्चों, संगम एक मूवी का नाम है, ठीक है। तो संगम की अद्भुत सफलता, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, जो सोची ना हो, ठीक है। उनको जब संगम मूवी उन्होंने की थी, तो उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। किन्हें, राज कपूर को। राज कपूर कौन है, ये एक एक्टर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो गूगल करके ये सब सर्च कर सकते हो, थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो राज कपूर कौन है, जो एक्टर है, उनकी जो मूवी थी संगम, वो बहुत सफल यानी सक्सेसफुल रही। और इस बात ने उनमें, गहन का मतलब होता है गहरा, और आत्मविश्वास सबको पता है ना, खुद पर भरोसा होना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना, ठीक है। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर दिया था। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों यानी 4 मूवीज़ के निर्माण की घोषणा कर दी। और वो कौन कौन सी थी, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। ये सब मूवीज़ के नाम हैं, ठीक है। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। तो बच्चों, जब उन्होंने 1965 यानी 1965 में मेरा नाम जोकर, इस मूवी को उन्होंने बनाना शुरू किया था, तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा था, क्या नहीं सोचा था, कि उसका एक भाग यानी एक पार्ट बनाने में उनको 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि उनको इस मूवी का एक हिस्सा बनाने में ही 6 साल का समय लग गया था। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें वर्ष 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। तो बच्चों, इन 6 वर्षों के अंतराल में
अंतराल का मतलब होता है समय में, ठीक है। इन जो 6 वर्षों का जो टाइम था, इसके बीच में राज कपूर के द्वारा अभिनीत का मतलब होता है कि उन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, ठीक है। अभिनीत मतलब अभिनय करना। तो राज कपूर के द्वारा अभिनय की हुई कई सारी फिल्में प्रदर्शित हुई, यानी कई सारी फिल्में आई, और जिनमें से 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की कौन सी तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। तो बच्चों, ये वो फिल्म है, कौन सी? तीसरी कसम की बात हो रही है कि इस फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका, सर्वोत्कृष्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे अच्छी भूमिका अदा की, यानी सबसे अच्छी उन्होंने एक्टिंग की। किस फिल्म में? तीसरी कसम में। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। तो लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तीसरी कसम तो वो फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को, मार्मिक कृति मतलब जो मन को छू जाए, और कृति मतलब कहानी, तो मन को छू जाने वाली कहानी को तीसरी कसम ने सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। सेल्यूलाइट का मतलब क्या होता है? कैमरे की रील में उतारकर चित्र पर प्रस्तुत करना, यानी कि पहले उसे रिकॉर्ड करना और फिर उसके बाद उसे चलचित्र के द्वारा, चलचित्र का मतलब होता है मूवी, ठीक है। तो कहा गया है कि इस कहानी को बड़ी ही सफलता के साथ कैमरे की रील में उतारकर चलचित्र यानी मूवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तीसरी कसम फिल्म नहीं, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, बल्कि सेल्यूलाइट पर लिखी गई एक कविता है, यानी कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता है, ठीक है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तो बच्चों, शैलेंद्र ने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई अपने पूरे जीवन में, उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई। कौन सी? तीसरी कसम। वही उनकी पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। तो बच्चों, जब तीसरी कसम ये फिल्म प्रदर्शित हुई ना, तो उसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक तो मिला ही, इसके अलावा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा भी इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस पुरस्कार से नवाजा गया, और इसके अलावा और भी कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म पुरस्कृत हुई थी। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। कलात्मकता का मतलब होता है कला से परिपूर्ण, ठीक है। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। तो बच्चों, इस मूवी में शैलेंद्र की संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब होता है भावुकता, ठीक है, वो पूरी शिद्दत के साथ मौजूद थी। शिद्दत का मतलब होता है मन की पूरी तीव्रता से, ठीक है। इसका मतलब है कि इस फिल्म में शैलेंद्र की भावुकता पूरी तरह से दिखाई देती है। शैलेंद्र ने एक ऐसी मूवी बनाई थी, एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, क्योंकि इतनी भावुकता केवल एक कवि के हृदय में ही हो सकती है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि फिल्म को देखकर, यानी मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि शैलेंद्र ने फिल्म को पहले नहीं लिखा, बल्कि राज कपूर की भावनाओं को ही बाद में शब्द दे दिए हों। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। तो बच्चों, साथ ही राज कपूर ने भी अपने अनन्य सहयोगी
कौन है? शैलेंद्र हैं, ठीक है। उनकी फिल्म में उतनी ही तन्मयता से, तन्मयता का मतलब होता है एकाग्रता, यानी अपना पूरा ध्यान लगा देना किसी चीज पर, ठीक है। और पारिश्रमिक का मतलब होता है मेहनताना। अपेक्षा का मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद, और बगैर का मतलब होता है बिना, कोई चीज के बिना। तो बच्चों, इस फिल्म में राज कपूर ने जो अभिनय किया है ना, उसमें उन्होंने अपना जी जान लगा दिया था, अपनी पूरी एकाग्रता लगा दी थी, पूरा ध्यान लगा दिया था, और वो भी बिना किसी पारिश्रमिक यानी बिना किसी मेहनताने की उम्मीद किए हुए, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस फिल्म को करने में अपनी कोई फीस नहीं ली, कोई मेहनताना नहीं लिया। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे, तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। तो बच्चों, शैलेंद्र ने लिखा था, इसका मतलब है कि शैलेंद्र ने किसी आर्टिकल में लिखा था या किसी इंटरव्यू में कहा होगा कि जब वो राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने के लिए पहुंचे, तो कहानी सुनकर वो बहुत उत्साहपूर्वक यानी बहुत ज़्यादा खुश होकर के काम करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन तभी उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक यानी बहुत सीरियस होकर कहा कि मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा, यानी मेरा मेहनताना या फिर मेरी फीस तुम्हें एडवांस में देनी होगी। और शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो इतने लंबे समय से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन्हें ऐसा लगा कि भाई, जिंदगी भर की दोस्ती का राज कपूर ने ये कैसा बदला लिया है। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। तो बच्चों, जब राज कपूर ने देखा कि मेरी बात सुनकर के ये थोड़ा निराश हो गया है, इसका चेहरा मुरझा गया है, किसका? शैलेंद्र का, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो 1 रुपया निकालो, यही मेरा पारिश्रमिक है, और वो भी पूरा एडवांस में मुझे दो, ठीक है। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। तो बच्चों, शैलेंद्र इस समय उनके सामने एक निर्माता के रूप में थे। वो अपने दोस्त की इस याराना मस्ती यानी इस हंसी मजाक, जो दोस्ताना अंदाज है, इससे तो वो परिचित थे। वो अक्सर आपस में हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन इस समय वो एक निर्माता के रूप में उनके सामने थे। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े व्यावसायिक लोग होते हैं ना, वो भी अपनी सूझबूझ को खो देते हैं, वो भी अपनी सूझबूझ के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। इसीलिए वो भी कंफ्यूज्ड हो गए थे। और फिर शैलेंद्र तो अभी इस व्यवसाय में नए थे, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी ना, तो इसलिए वो कंफ्यूज्ड हो गए थे। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। तो बच्चों, जैसा कि उनकी ये पहली फिल्म थी, ठीक है, तो अभी तो वो नए नए निर्माता बने हुए थे, तो वो ये सब कुछ समझ ही नहीं पाए थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो बच्चों, जब ये कहानी राज कपूर साहब ने सुनी, तो उन्होंने एक सच्चे और अच्छे मित्र की हैसियत से, हैसियत का मतलब नाते, अच्छे और सच्चे मित्र के नाते उन्होंने शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के जो खतरे हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई, इस तरह की स्टोरी चले या ना चले, और फिल्म जो है वो कभी कभी असफल भी हो जाया करती हैं, इन सब खतरों के बारे में आगाह भी किया। आगाह का मतलब सचेत किया, सावधान किया, ठीक है। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। कौन? शैलेंद्र,
क्या थे? आदर्शवादी भावुक कवि थे जिन्हें अपार संपत्ति और यश का कोई इतना महत्व नहीं था। अपार संपत्ति मतलब बहुत ज़्यादा धन दौलत, उसका, और यश का मतलब प्रसिद्धि। वो मूवी प्रसिद्ध होने के लिए और धन कमाने के लिए नहीं बना रहे थे। कामना का मतलब क्या होता है? इच्छा, ठीक है। उनकी इच्छा प्रसिद्धि पाना या फिर धन संपत्ति पाना नहीं थी, बल्कि क्या थी? आत्मसंतुष्टि और सुख की अभिलाषा थी। अभिलाषा का मतलब इच्छा, ठीक है। तो उनकी इच्छा क्या थी? आत्मसंतुष्टि और सुख पाना। आदर्शवादी भावुक कवि, इसका मतलब है कि अपने सिद्धांतों, अपने मूल्यों और अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखने वाला, और भावुक मतलब भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक सज्जन व्यक्ति थे जो बहुत इमोशनल थे। उनका जो फोकस था वो अपनी आत्मसंतुष्टि पर और सुख पाने पर था, ना कि यश, कीर्ति और धन दौलत में। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। इसका मतलब है कि तीसरी कसम आज चाहे कितनी ही सफल क्यों न हो गई हो, चाहे कितनी ही प्रसिद्ध हो, कितनी ही कामयाब हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था। ये एक दुखद सत्य है, दुख भरा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि इसे प्रदर्शित करने में, प्रदर्शित करना मतलब पर्दे पर दिखाना, प्रसारित करना, ठीक है। इसे प्रदर्शित करने में बमुश्किल वितरक मिले। बमुश्किल मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से ही वितरक मिले थे। वितरक जो प्रसारित करते हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से मिले थे उस समय। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। तो लेखक कह रहे हैं कि तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान, राज कपूर एक्टर हो गए और वहीदा रहमान एक्ट्रेस हो गई, ठीक है। ये दोनों नामजद सितारे थे। मतलब नामजद का मतलब होता है विख्यात यानी फेमस, और सितारे मतलब स्टार, ठीक है। ये दोनों फेमस एक्टर उस समय इस मूवी में थे, और इसके अलावा शंकर जयकिशन का संगीत था, यानी इनका म्यूजिक था, और जो उस समय बहुत लोकप्रिय थे। और जो इस मूवी के गाने थे ना, वो मूवी के आने से पहले ही बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, यानी बहुत फेमस हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म को खरीदने वाले कोई नहीं थे। इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही नहीं रहा था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। तो बच्चों, 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धन को बहुत जल्दी, रुपये पैसे को बहुत जल्दी से बढ़ाने की कला जिसमें होती है, ठीक है, जिन्हें सिर्फ लाभ यानी धन से मतलब हो, वो इंसान इस फिल्म की संवेदना को समझ ही नहीं पा रहा था। हर कोई सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, और इस तरह से इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी ना, उसको समझना किसी मुनाफा यानी किसी फायदा कमाने वाले के लिए आसान नहीं था। उस फिल्म को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था, उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था, और इसीलिए बमुश्किल यानी बड़ी मुश्किल से जब तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई थी तो उसका कोई प्रचार नहीं हुआ था। प्रचार मतलब पब्लिसिटी, ठीक है। तो उसका कोई प्रचार वगैरह नहीं हुआ था, और फिल्म कब आई और कब चली गई इस बात का पता ही नहीं चला। मतलब फिल्म कब पर्दे पर दिखाई गई
और कब पर्दे से उतर गई इस बात का पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल तक का रहे और वो वहाँ के तौर तरीकों यानी वहाँ के जो रहन सहन, वहाँ का जो रंग ढंग है, उसके बारे में उनको जानकारी ना हो। ना वाकिफ का मतलब होता है अनजान होना या जानकारी नहीं होना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ये सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो उन सब में उलझकर अपनी आदमियत, आदमियत मतलब इंसानियत, ठीक है, वो अपनी इंसानियत को नहीं खोना चाहते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत, श्री 420 ये एक मूवी का नाम है, उसका एक फेमस, लोकप्रिय मतलब फेमस जो गाना है, कौन सा, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये गाने के बोल हैं, ठीक है। इसके अंतरे की एक पंक्ति यानी उसका जो सेकंड पार्ट है, अंतरा मतलब सेकंड पार्ट, ठीक है, उसकी एक पंक्ति, उसकी एक लाइन है कि रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। तो बच्चों, इस मूवी के संगीतकार यानी म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, शंकर जयकिशन, ठीक है। उन्होंने आपत्ति की यानी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने उसे नापसंद किया। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। उनका यानी कि जो जय किशन है, उनका ये ख्याल था, उनका ये सोचना था कि जो दर्शक हैं, जो मूवी को देखने के लिए आएंगे, वो 4 दिशाएं तो समझ जाएंगे, लेकिन 10 दिशाएं समझने में उनको परेशानी हो सकती है। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन शैलेंद्र जो है वो इस पंक्ति को, इस लाइन को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। तो बच्चों, मंतव्य का मतलब होता है इच्छा। तो उनकी ये सोच थी, उनकी ये दृढ़ इच्छा थी, उनका सोचना था कि दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता को कोई भी बिना मतलब की चीज़ दर्शकों के सामने नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो दर्शकों को पसंद है, दर्शकों की रुचि यानी उनकी पसंद की आड़ में हमें माने फिल्म निर्माताओं को उथलेपन को, उथलापन का मतलब होता है कि छिछोरापन, बिना मतलब की चीज़ होती है जिसमें विचारों, भावनाओं या फिर व्यक्तित्व की कमी हो, यानी कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम दर्शकों की पसंद की आड़ में उनके सामने कुछ भी परोसते रहें। थोपना का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी पर लादना, ठीक है। तो उनका मानना ये था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनके हिसाब से कुछ भी हम प्रदर्शित कर दें। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। तो उनका मानना था, किसका, शैलेंद्र का मानना था कि एक कलाकार का ये कर्तव्य भी होता है कि वो उपभोक्ता की, यहाँ पर उपभोक्ता कौन है, दर्शक हैं, ठीक है, वो दर्शकों की जो रुचि है, उनकी जो पसंद नापसंद है, उसका परिष्कार करने का प्रयत्न करे। प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना, और परिष्कार का मतलब होता है सुधारना, सुंदर और स्वच्छ बनाना। तो उनका ये मानना भी था कि हमें दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। अभिजात्य का मतलब होता है रंग ढंग या फिर दिखावा। तो शैलेंद्र ने कभी भी झूठे रंग ढंग या फिर दिखावे को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। भाव प्रवण का मतलब होता है भावनाओं से भरे हुए, और दुरूह का मतलब होता है कठिन। वे अपने गीतों में भावनाओं को अधिक महत्व देने वाले थे, ना कि अपने गीतों को कठिन बनाने वाले, ठीक है। उनके गीत हर किसी को समझ आ जाए, वो इस तरह से बनाते थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
बच्चों, ये क्या है? ये भी एक गाना है, एक गीत है। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि इस तरह के जो गीत हैं वो शैलेंद्र ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सच्ची भावना झलक रही है। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके जो गीत होते थे ना, वो नदी की तरह शांत तो लगते थे, लेकिन साथ ही साथ उनका जो अर्थ होता था वो समुद्र की तरह गहरा होता था। उसका अर्थ बहुत गहरा होता था। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। और इसी विशेषता को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया था और अपनी फिल्मों में भी वो इसी विशेषता को साबित कर रहे थे, उन्होंने साबित किया था। ठीक है। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं, यानी सिर्फ एक ही नहीं, तो चंद, चंद मतलब कुछ, उन फिल्मों में से है। सिर्फ एक नहीं है तो कुछ उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। तो तीसरी कसम जो है वो उन कुछ फिल्मों में से है जिसने साहित्य रचना के साथ 100% मतलब 100%, ठीक है, पूरी तरह से न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका। तो बच्चों, ये जो मूवी है ना तीसरी कसम, इसमें जो राज कपूर का कैरेक्टर है उसका नाम है हीरामन। ठीक है। और शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे उम्दा कलाकार को अपनी फिल्म में एक छोटा आदमी, उसमें वो एक गरीब आदमी बना है, छोटा आदमी हीरामन बना दिया था। और राज कपूर ने भी हीरामन की भूमिका को इतनी बखूबी, इतने अच्छे ढंग से निभाया कि सभी को राज कपूर और हीरामन एक ही लगे। यानी सबको ये लगा कि भाई ये राज कपूर नहीं बल्कि ये हीरामन ही है। और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। और बच्चों, छींट की जो सस्ती सी साड़ी पहनी हुई थी वहीदा रहमान ने, इस मूवी में वहीदा रहमान जो एक्ट्रेस है ना, उनके कैरेक्टर का नाम है हीराबाई। ठीक है। हीराबाई का जो उन्होंने किरदार किया है इस मूवी में, उसने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को, यानी वो ऑलरेडी एक फेमस एक्ट्रेस उस समय तक का है, लेकिन इस मूवी में इस स्टोरी पर और इस कैरेक्टर के बाद उनकी उस प्रसिद्धि को बहुत पीछे छोड़ दिया था। किसने? हीराबाई ने, जो उसमें उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। ठीक है। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप? तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। और बच्चों, इस फिल्म का एक सीन है, कजरी नदी के किनारे पर एक सीन है जहां पर उकड़ू बैठा हुआ, उकड़ू बैठने का मतलब क्या होता है? घुटने मोड़कर पैर के तलवे के सहारे बैठना। ठीक है, उसे बोलते हैं उकड़ू बैठना। तो उकड़ू बैठ करके जब हीरामन, जो इस मूवी का एक्टर है यानी कि राज कपूर जी हैं, वो एक गीत गाते हुए हीराबाई यानी जो एक्ट्रेस है उससे पूछते हैं कि मन समझती है ना आप? तब जो हीराबाई जो एक्ट्रेस है वो जुबान से कुछ जवाब नहीं देती, यानी वो बोल कर कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन आंखों ही आंखों से वो सब कुछ बोल देती हैं। और दुनिया भर के जो शब्द हैं ना, वो उस भाषा को प्रकट नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। अभिव्यक्त करना मतलब कहना, ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करना या व्यक्त करना। तो दुनिया भर में ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसे कोई शब्द नहीं है जो उस बात को प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कौन सी? वो जो आंखों की भाषा उस वक्त वहाँ पर प्रदर्शित की गई है, जो पर्दे पर दिखाई गई है। ठीक है। और ऐसी ही सूक्ष्मताओं मतलब बारीकियों से स्पंदित, स्पंदित मतलब सजाई गई। ठीक है। और इसी तरह की बारीकियों से सजी हुई ये फिल्म है कौन सी? तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, गाड़ीवान का मतलब होता है गाड़ी चलाने वाला। तो वो जो गाड़ी चला रहा है वो अपनी मस्ती में डूबकर झूमता हुआ गाना गा रहा है। कौन सा गाना?
चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, ये भी एक गाना है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम। और टप्पर गाड़ी का मतलब होता है अर्धगोलाकार छप्पर वाली यानी आधे छप्पर वाली बैलगाड़ी। ठीक है। उसमें हीराबाई को जाते हुए देखकर और उस हीराबाई के पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों का हुजूम का मतलब होता है भीड़। बच्चों की भीड़ उसके पीछे पीछे, उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही है। और गाना कौन सा चल रहा है? लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई। नौटंकी का मतलब होता है नाटक और बाई का मतलब होता है काम करने वाली। ठीक है। तो एक नाटक में काम करने वाली जो है उसमें अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान यानी सीधा साधा और सरल हृदय वाला भोला भाला गाड़ीवान कौन है? इस फिल्म का जो अभिनेता, जो एक्टर इसमें दिखाया गया है। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। सपनीले का मतलब होता है सपनों में देखे गए और कह कहे मतलब ठहाके। ठीक है। जिंदगी में कई कमियों को झेलते हुए लोगों के सपनों की कहानियां और इसी तरह की जो बहुत सी बारीकियां हैं, वही बारीकियों वाली फिल्म है तीसरी कसम। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। लोक तत्व का मतलब होता है आम लोगों या फिर जनता से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो बातें होती हैं। ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारी फिल्मों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही है कि वो जो आम लोग हैं ना, उनके जीवन से संबंधित चीजें उसमें नहीं होती हैं, ये जिंदगी से दूर होती हैं। फिल्में जो हैं वो आम जीवन से बहुत दूर होती हैं, यानी कि उनमें वास्तविकता जैसा कुछ भी नहीं होता है। यदि त्रादस्य स्थितियों यानी दुखद घटनाओं का चित्रांकन होता है, चित्रांकन मतलब प्रस्तुत करना। ठीक है। तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई करना का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर फिल्म में किसी दुखद परिस्थिति का वर्णन किया हो या फिर चित्रण किया हुआ हो तो उसे भी वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। विभत्स मतलब भयंकर। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि दुख को यानी सैड सीन को मूवीज में ऐसे भयानक रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि लोग जो है ना वो भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की फिल्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। जीवन सापेक्ष का मतलब होता है कि जीवन के प्रति यानी जीवन से जोड़कर। ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि तीसरी कसम जो मूवी है उसकी खास बात यही थी कि उसमें जो दुख दिखाया गया है ना, किसी भी तरह से उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उसे भी जीवन की सही परिस्थितियों की ही तरह प्रस्तुत किया गया है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर रहे। यश मतलब प्रसिद्धि और धन लिप्सा का मतलब होता है धन की लालसा, पैसे रुपये की अत्यधिक चाह। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने शैलेंद्र को कभी भी गीतकार नहीं कहा है, बल्कि हमेशा वो उन्हें कवि ही कहते हैं, क्योंकि वे सिनेमा की यानी वे फिल्मों की चकाचौंध के बीच में रहे, लेकिन उसके बावजूद प्रसिद्धि पाने की या फिर अत्यधिक पैसा कमाने की उनको चाह कभी भी नहीं रही। वो इस सब से बहुत दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। तो बच्चों, जैसा वो असल जिंदगी में सीधे साधे व्यक्ति थे ना, उसी तरह के उनके गीत भी होते थे। वे गीत भी उसी तरह के सरल और स्पष्ट लिखा करते थे। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती
उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके गीतों में सिर्फ दुख और दर्द ही नहीं होता था, उन दुखों से निपटने या उनका सामना करने का इशारा भी होता था, और वो सारी प्रक्रिया भी मौजूद रहती थी जिसका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और उनका मानना था कि दुख कभी भी इंसान को हरा नहीं सकता, बल्कि हमेशा ही उसे आगे बढ़ने का इशारा, संदेश मतलब इशारा देता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का मतलब होता है संवेदनशीलता या भावुकता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। लेखक कह रहे हैं कि शैलेंद्र ने अपनी फिल्म जो तीसरी कसम है ना, उसमें अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया का मतलब होता है, तथ्य मतलब सच्चाई। ठीक है, पूरी सच्चाई के साथ उन्होंने उसे प्रकट किया है। और साथ ही मुकेश की आवाज़ में, मुकेश एक सिंगर हैं, उनकी आवाज़ में शैलेंद्र का ये गीत अद्वितीय बन गया है। अद्वितीय का मतलब होता है अनोखा। ठीक है, वो अनोखा ही बन गया है। और वो गाना कौन सा है कि सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। तो बच्चों, ये भी एक पुराना गाना है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कलामर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। तो बच्चों, जो ये मूवी है ना तीसरी कसम, ये अभिनेता जो राज कपूर हैं, जो एक्टर राज कपूर हैं, उनके द्वारा उनके जीवन में की गई सभी फिल्मों में से सबसे खूबसूरत फिल्म मानी गई है। और जो समीक्षक हैं, समीक्षक कौन होते हैं? जो गुण दोष पर विचार करते हैं, जिन्हें आलोचक भी कहते हैं। ठीक है। और कला मर्मज्ञ, ये कौन है? जिनको कला की परख होती है, जो कला के जानकार होते हैं। इन लोगों का मानना था कि जो राज कपूर है ना, वो आंखों से बात करने वाले कलाकार हैं। लेकिन ये जो मूवी है तीसरी कसम, इसमें राज कपूर ने अपनी मासूमियत को, अपने किरदार को इतनी मासूमियत के साथ उन्होंने निभाया है कि चरमोत्कर्ष का मतलब होता है किसी चीज़ का सबसे ऊंचा बिंदु या ऊंचाई का शिखर। ठीक है। तो अपनी मासूमियत से उन्होंने अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, क्या है, हीरामन, ठीक है, उसको ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा दिया था। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि राज कपूर ने जितने अच्छे ढंग से तीसरी कसम फिल्म में अभिनय किया है, उतना तो जागते रहो में भी नहीं किया था। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता। वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान, जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। तो बच्चों, जागते रहो जो है वो भी एक मूवी का ही नाम है। तो लेखक कह रहे हैं कि जागते रहो में राज कपूर के अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई थी, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अपना व्यक्तित्व भुलाकर, अपने आप को भुलाकर, वो एज अ राज कपूर, जो उनकी अपनी क्वालिटीज़, अपना जो उनका तरीका है, उस सब को एक साइड में रखकर वो पूरे तरीके से हीरामन बन गए थे। हीरामन वो कौन है? वो एक गांव का, ठीक है, खालिस का मतलब होता है शुद्ध, देहाती का मतलब गांव में रहने वाला, भुच्च का मतलब होता है गवार या फिर मूर्ख, और गाड़ीवान मतलब गाड़ी चलाने वाला। ठीक है। तो वो एक शुद्ध, प्योर, एक गांव में रहने वाले एक गवार या फिर मूर्ख जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी वाला है, और वो सिर्फ दिल की जुबान को समझता है। ठीक है, वो सिर्फ दिल की भाषा को समझता है, दिमाग की नहीं।
यानी उसे बहुत ही भावुक या फिर इमोशनल जो है वो प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों, वो जो हीरामन है इस मूवी में, वो सिर्फ मोहब्बत यानी प्रेम की बातें करता है, प्रेम की भाषा ही वो समझता है। उसके अलावा वो किसी और चीज को समझता ही नहीं है, उसके अलावा किसी और चीज का उसके लिए कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के फिल्मी जीवन के अभिनय का वह पड़ाव था जब राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का स्थान मिल चुका था, ठीक है। और शोमैन का मतलब क्या होता है बच्चों? शोमैन का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कला, गुण, व्यक्तित्व और आकर्षण में सबसे अलग दिखाई देता हो और अपने इन गुणों के कारण लोकप्रिय भी हो। राज कपूर में ये सब गुण विद्यमान थे और इसी कारण लेखक ने उन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है, ठीक है। तो लेखक के अनुसार ये वो समय था, वो अपने इस पड़ाव में, इस मंजिल में पहुंच चुके थे जहां पर सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में राज कपूर साहब जो है वो स्थापित हो चुके थे और उनका अपना व्यक्तित्व, उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी थी वो अब एक किंवदंती बन चुकी थी। किंवदंती का मतलब होता है कहावत या फिर लोक कथा, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। इसका मतलब है कि वो इतनी प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे, वो एक मुकाम हासिल कर चुके थे कि पीढ़ियों तक उनके बारे में बात होने वाली थी, उनकी चर्चा होने वाली थी, उनके अभिनय का बखान होना था। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। लेकिन तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने अपने उस महान व्यक्तित्व को पूरी तरह से हीरामन बना दिया था। पूरी फिल्म में राज कपूर कहीं पर भी हीरामन का अभिनय करते हुए नहीं दिखे, बल्कि वे तो खुद ही हीरामन बन गए थे। यानी उन्होंने जो अभिनय किया, उन्होंने जो एक्टिंग करी थी, वो इतनी प्योर थी, वो इतनी असरदार थी कि एज अ राज कपूर उनको कोई नहीं देख रहा था, बल्कि हर किसी को ये लग रहा था कि वो हीरामन ही हैं। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता। तो बच्चों, हीराबाई कौन है? इस मूवी की एक्ट्रेस है, ठीक है। उनकी फेनू गिलासी, फेनू गिलासी का मतलब क्या होता है? ग्रामोफोन, ठीक है। और फेनू गिलासी बोली का मतलब हो गया ग्रामोफोन में बजने वाले जो गाने होते हैं उसी की तरह मधुर और सुरीली बोली या आवाज पर रीझता हुआ, रीझना मतलब मोहित होना या आकर्षित होना, ठीक है। और उसके मनुआ नटुआ, मनुआ नटुआ का मतलब क्या होता है? मनुआ का मतलब होता है मन और नटुआ का मतलब होता है नृत्य यानी डांस करने वाला, ठीक है। ये शब्द मन की चंचलता और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हीराबाई की जो फेनू गिलासी बोली यानी कि जो वो मधुर और सुरीला बोल रही है उसे इस तरीके से दिखाया गया है। और मनवा नटवा जैसी भोली सूरत किसकी है? हीराबाई की, एक्ट्रेस की, ठीक है। मनवा नटवा मतलब जो मन को आकर्षित कर दे, जो बहुत चंचल है, जो भावनाओं से भरी हुई है, ठीक है। ऐसी सूरत पर न्यौछावर होता, न्यौछावर का मतलब आकर्षित होता, ठीक है। न्यौछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व को जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा,
तनिक सी मतलब जरा सी, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना या इग्नोर करना या नाराज होना। ठीक है, तो मूवी में जो एक्ट्रेस है वो थोड़ी थोड़ी सी बात पर जब हीरो से थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है या फिर उसको इग्नोर करती है, तो वो इतना इमोशनल, इतना भावनाओं से भरा हुआ उसमें दिखाया गया है कि वो अपने अस्तित्व से जूझता हुआ, ठीक है, अस्तित्व से जूझना मतलब क्या होता है? अपने जीवन के अर्थ को, अपने उद्देश्य के बारे में गहराई से सोचने लगता है और अपने आप को ही दोषी ठहराता हुआ सच्चा हीरामन बन गया। कौन? राज कपूर साहब। उन्होंने अपना व्यक्तित्व साइड करा और वो हीरोइन की भोली भाली सी सूरत पर, उसके प्यार से बोलने पर आकर्षित होता हुआ, उस पर न्यौछावर होता हुआ और हीरोइन के थोड़ा सा इग्नोर करने पर, हीराबाई के थोड़ा सा नाराज़ होने पर, ठीक है, सब चीज़ के लिए अपने आप को दोषी ठहराता हुआ ऐसा हीरामन वो बन जाते हैं, वो ऐसा अभिनय करते हैं। ठीक है, और उनका जो अभिनय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सच्चा होता है, वो बहुत ही रियल दिखते हैं। वो राज कपूर नहीं बल्कि हीरामन ही दिखाई देते हैं। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो ये कहानी है वो लिखी किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। और उस कहानी पर मूवी किसने बनाई? शैलेंद्र ने। और ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है? वो प्रहलाद अग्रवाल हैं, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में है। पटकथा का मतलब होता है स्क्रिप्ट और मूल कहानी का मतलब होता है जो मेन कहानी है। तो इसकी जो मेन कहानी क्या नाम था? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, तो जो मेन कहानी है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो किसने लिखी थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने ही लिखी थी। और इस वजह से ही उस कहानी का जो रेशा रेशा है, उसकी छोटी सी छोटी जो बारीकियां हैं वो इस फिल्म में पूरी तरह से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट कहीं पर रह जाता है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चाहो तो मुझे DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।